नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो एनिमल हस्बेंड्री का जो MCQ है वो करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, पशुओं में एटविज्म किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? गुणों की पुनरावृत्ति होना। गुणों की पुनरावृत्ति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं का जन्मगत कमियों का क्या कारण है? पशुओं की जो जन्मगत कमियों का क्या कारण है? क्या कारण है? कुपोषण है या छूत की बीमारी है या जहर पीने से या आनुवंशिकता से है? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता। पशुओं में जो जन्मगत कमियों का कारण क्या है? आनुवंशिकता की बीमारी। क्या है जी? आनुवंशिकता की बीमारी। दुग्ध जवर पशु में किस तत्व की कमी से होता है? दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है? ऑप्शन डी, कैल्शियम की कमी से होता है। और जो ये इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट के 25% घोल के इंजेक्शन मिल्क फीवर था रिंट्स की बीमारी में दिया जाता है। जो रिंट्स की जो बीमारी है किस में होती है? पशुओं में होती है, कैल्शियम की कमी से होती है। और इसमें कौन सा जो कैल्शियम ग्लूकोनेट के 25% घोल का इंजेक्शन दिया जाता है और रिंट्स की बीमारी में दिया जाता है। ये दवाई बाजार में किस नाम से जानी जाती है? माइफेक्स के नाम से जानी जाती है। पशुओं में खुरपका एवं मुंह पका बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है? किस मौसम में होती है जी? इसमें जो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन सी, बरसात में। बरसात में ये जो पशु में है ज़्यादातर खुरपका एवं मुंह पका बीमारी होती है और ये बरसात के समय होती है। और ये मुंह पका और ये मुंह पका है, ये रोग पशुओं में होता है। किसके वजह से होता है? वायरस से फैलने वाला रोग है। और भारत में एशिया वंश विषाणु द्वारा बरसात के मौसम में सामान्यतः फैलता है। पशु में खुर, मुंह, थनों में आयन पर इसके लक्षण उभरते हैं। दुधारू पशु में दूध की मात्रा घट जाती है। और ये जो वैक्सीन के टीके लगवाए जाते हैं इसे बचाने के लिए पशुओं में। रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है? रानीखेत की बीमारी किस पशु से संबंधित है? सुअर, गाय, भेड़, मुर्गी। इसमें जो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मुर्गी। रानीखेत एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक मुर्गी रोग है। ये रोग किससे होता है? पशु विषाणुओं से होने वाला है। जो मुंह पका एवं खुर पका रोग भी किससे था? विषाणुओं से होने वाला था। और रानीखेत भी किससे होता है? रानीखेत भी विषाणु से होता है। किस में होता है? मुर्गियों में होता है। और ये किस पैरामाइक्सो को सबसे पहले वैज्ञानिक ने वर्ष 1639 उत्तराखंड भारत के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था। कौन सा? पैरामाइकोसो। मृदा का स्थायी गुण कौन सा है? उर्वरता है या पीएच का मान है या गठन है या संरचना? इसमें जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा वो ऑप्शन सी, गठन। मृदा का स्थायी गुण कौन सा है? वह है गठन। कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है? इसमें जो कौन सा अम्ल है जो ऑक्सीजन को सोख लेता है? इसमें जो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन सी, पायरोगोलिक अम्ल। पायरोगोलिक अम्ल है जो ऑक्सीजन को सोख लेता है। पौधे के किन जो तत्वों की आवश्यकता होती है और वह पोटेशियम और कौन सा है? पोटेशियम और नाइट्रोजन। पोटेशियम और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों में अमीनो अम्ल, प्रोटीन, जीवद्रव, विटामिन, हार्मोन से एंजाइम का निर्माण होता है। पौधों में नाइट्रोजन में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। पौधों में नाइट्रोजन में क्या पाए जाते हैं? अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन है, जीवद्रव है, विटामिन है, हार्मोन से एंजाइम का निर्माण होता है। ये क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए भी अति आवश्यक है। फास्फोरस है किसके लिए? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के लिए कौन सा है तत्व? फास्फोरस। न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में कौन मदद करता है? न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में कौन मदद करता है? फास्फोरस। प्रकाश संश्लेषण में सहायक कौन होता है? फास्फोरस। पोटेशियम। जड़ों को मजबूत बनाना पौधों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? पोटेशियम। सूखे से बचाना पौधों के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? पोटेशियम। कीट व रोग की प्रतिरोधकता बढ़ाना, पोटेशियम। पौधों में जल की कमी को पूरा करना, पोटेशियम। प्रोटीन निर्माण में सहायक कौन होता है? पोटेशियम। पौधों को गिरने से बचाना पोटेशियम का काम होता है। पौधों में शक्ति प्रदान करना आदि किसका काम है? पोटेशियम का। हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है? हरी खाद का प्रयोग है अधिकतर तत्व को किस रूप में
प्रयोग किया जाता है? कौन सा स्रोत है जो हरी खाद के लिए? कार्बन, जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इसमें जो ऑप्शन सी है नाइट्रोजन। हरी खाद का प्रयोग अधिकतर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है। हरी खाद का प्रयोग है किस लिए किया जाता है? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है। डेंचा, जैसे हरी खाद के लिए कौन सी फसल है? डेंचा, सनई, मूंग। मूंग है किस लिए प्रयोग किया जाता है? हरी खाद के लिए। हरी खाद के लिए है मूंग है वो फसल उगाई जाती है। सनई या डेंचा है। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यंत्रीय खेती की फसल कौन सी है? इनमें से जो हमारी वर्तमान में भारत की जो सर्वाधिक यंत्रीय खेती की फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी गेहूं। इसमें जो हमारा जो ऑप्शन डी है गेहूं है वो सर्वाधिक यंत्रीय खेती की फसल है। कौन सी है सबसे अधिक यंत्रीय खेती की फसल? कौन सी है? गेहूं। गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर DHL, डॉक्टर लाल मायोर्स, मेयर। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है मायर्स। मायर्स के द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किया गया था। धान के थ्रेशर से गहराई करने वाले ड्रम का प्रकार कैसा होता है? धान के थ्रेशर से गहराई करने वाले ड्रम का प्रकार कैसा होता है? छड़ प्रकार, हथौड़ा मील प्रकार, खूंटी प्रकार या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही आंसर है वो है खूंटी प्रकार। धान के थ्रेशर में गहराई करने वाले ड्रम का प्रकार कैसा होता है? खूंटी के प्रकार का होता है। धान के थ्रेशर में गहराई करने वाले ड्रम का प्रकार कैसा होता है? खूंटी के प्रकार का होता है। ड्रिप सिंचाई भारत का अग्रणी प्रदेश कौन सा है? ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रणी प्रदेश कौन सा है? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसमें जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रणी प्रदेश है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने प्रतिशत है? 32 लाख हेक्टेयर भूमि में 6 लाख हेक्टेयर जो 18% भूमि में ड्रिप सिंचाई की जा रही। कितनी परसेंट की जा रही है? 18% है वो ड्रिप सिंचाई के द्वारा की जाती है। ड्रिप सिंचाई में सबसे पहले कौन सा देश है जिसने अपनाई थी? भारत में तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है ड्रिप सिंचाई। और सबसे पहले जो ड्रिप सिंचाई की जो योजना थी वो सबसे पहले कौन से देश ने अपनाई थी? और इजराइल ने। ड्रिप सिंचाई में क्या होती है? ड्रिप सिंचाई होती है जी बूंद बूंद से पानी देना पौधों को। भूमि की आर्द्रता नमी का मापन किस मीटर के द्वारा किया जाता है? भूमि की आर्द्रता नमी का मापन किस मीटर के द्वारा किया जाता है? टेंसियोमीटर, थर्मामीटर, पोटोमीटर, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर तो नहीं है, थर्मामीटर है, तापमान मापने के लिए होता है। और जो टेंसियोमीटर है वो किस लिए होता है? थर्मामीटर है, पोटोमीटर है, हाइग्रोमीटर। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो है भूमि की आर्द्रता को मापने के लिए हाई टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर भूमि की आर्द्रता को नमी को मापने के लिए होता है। थर्मामीटर है ताप मापने के लिए। और पोटोमीटर है वो पत्तेदार पौधों के तनों के द्वारा अवशोषित जल की दर को। हाइग्रोमीटर वायु में आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रीपर का प्रयोग किसके कार्य के लिए किया जाता है? रीपर का जो प्रयोग है किस कार्य के लिए किया जाता है? बीज बुआई में, फसल कटाई में, फसल की गहराई में या फसल कटाई में गहराई में। इसमें जो सही आंसर ऑप्शन बी फसल कटाई में रीपर का प्रयोग किया जाता है। डिस्क एरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? गैंग कोण, घुमाव कोण, डिस्क कोण या उपरोक्त छवि। इसमें जो सही आंसर है तीनों ही। उपरोक्त छवि। गैंग कोण के द्वारा भी भेदन गहराई को बढ़ाया जा सकता है, घुमाव कोण के द्वारा भी, डिस्क कोण के भी द्वारा भी। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी से केला, ऑप्शन डी नींबू। इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन बी अमरूद। अमरूद को जेली बनाने का प्रयोग किया जाता है। कुकर बेट्स की पौध तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का आकार उपयुक्त होता है? कितना होता है? 4 × 6 सेंटीमीटर, 23 × 35 सेंटीमीटर, 40 × 50 सेंटीमीटर, 10 × 15 सेंटीमीटर। इसमें जो आंसर सही है ऑप्शन बी हमारा 10 से 15 सेंटीमीटर। खरबूजे के लिए बीजदार प्रति किलोग्राम हेक्टेयर होनी चाहिए। कितनी हेक्टेयर होनी चाहिए? 2 से 3 किलोग्राम। सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का महीना कौन सा आता है? सलाद के लिए जो नर्सरी में बीज बोने का महीना होता है वो सितंबर से अक्टूबर।
परवल में प्रवर्धन होता है, परवल में प्रवर्धन होता है जड़ों द्वारा, लीफ कटिंग द्वारा, बीज द्वारा, लताओं की कटिंग द्वारा। ऑप्शन डी है हमारा इसमें सही आंसर रहेगा कि लताओं की कटिंग के द्वारा परवल में जो प्रवर्धन होता है लताओं की कटिंग के द्वारा। आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? कौन सी उपयुक्त है? आम्रपाली। ऑप्शन सी इसमें जो हमारा सही आंसर है आम्रपाली। आम्रपाली दशहरी नीलम के संकरण से प्राप्त होता है। आम्रपाली है दशहरी नीलम के संकरण से प्राप्त होता है। आम्रपाली किससे प्राप्त होता है? किसके संकरण से प्राप्त होता है? दशहरी और नीलम के द्वारा जो संकरण कराया जाता है तो कौन सी प्रजाति निकलती? आम्रपाली। आम्रपाली। बैंगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा आता है? किसके द्वारा होता है? पत्ती मक्खी, पत्ती भेदक, सफेद मक्खी या ऑप्शन डी बीज। इसमें जो सही आंसर है पत्ती भेदक। पत्ती भेदक है बैंगन में लिटिल रोग पत्ती भेदक होता है। अरकरा शीतल किस फल की उन्नतशील किस्म है? किसकी है? अरकरा शीतल है किस फल की उन्नतशील किस्म है? ककड़ी की। जो ऑप्शन ए सही है इसमें वाला जो ककड़ी है अरका शीतल की किस्म है। खीरा का उद्गम जो जन्म स्थान है कहाँ से हुआ है? खीरा का जो जन्म स्थान है वो भारत से हुआ है। और खीरा एक कैसी फसल है? जायद फसल है। सीड प्लांट तकनीक को आलू बीज उत्पादन के लिए किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया था? ऑप्शन सी है जो पुष्करनाथ। पुष्करनाथ ने आलू बीज के उत्पादन के लिए सीड प्लांट तकनीक अपनाई थी। कब अपनाई थी? 1967 में अपनाई थी। और किसके द्वारा? पुष्करनाथ के द्वारा। फूल गोभी के लिए बीज दर प्रति ग्राम हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 350 से 600 ग्राम। 350 से 600 ग्राम है फूल गोभी के लिए बीज दर है वो प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। 1 किलो में 1 हेक्टेयर में कितना बीज पड़ेगा? 350 से 600 ग्राम। निम्न से मिर्च की लीक करल वायरस के लिए प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है? कौन सी प्रजाति है? भास्कर सम्राट, पूसा रोनी, पूसा ज्वाला। ऑप्शन डी है पूसा ज्वाला। पूसा ज्वाला मिर्च है जो किसके लिए? लीक करल वायरस के प्रतिरोधी प्रजाति है। मटर के बीज के अंकुरण हेतु तापमान कितना होना चाहिए? 12 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस या 0.2 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो सही आंसर है 22 डिग्री सेल्सियस है जो तापमान है वो जो बीज अंकुरण के समय होना चाहिए। मटर, अलसी, लहसुन, बरसीन, सोयाबीन के लिए 16 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गेहूँ के लिए 23 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तंबाकू के लिए 22 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बाजरा, मक्का, उर्द, कपास, ज्वार के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। शकरकंद की लताओं को रोकने का उपयुक्त समय कौन सा है? कौन सा है? जून जुलाई। जून जुलाई। निम्न में से कौन सा फल मार्मलेड बनाने हेतु सबसे उपयुक्त है? कौन सा है? जो इनमें से जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन हमारा सी है संतरा। संतरा है जो मार्मेलेड नींबूवंशी फलों जैसे ऑरेंज, मैडरिन, संतरा, नींबू, ग्रेप फ्रूट आदि जिनमें कि पेक्टिन और एसिड होता है। कौन सा होता है इनमें से? पेक्टिन और एसिड किस में होता है? जो मार्मेलेड नींबूवंशी फलों जैसे में होता है। आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? कौन सी है? सिंधु। सिंधु है जो आम की बीज रहित किस्म है। सिंधु रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से उत्पादित एक संकर किस्म है। वैसे सिंधु रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से उत्पादित एक संकर किस्म है। ये बीज रहित प्रजाति है। अम्रपाली है दशहरा और नीलम से। अर्का पुनीत अल्फानो और बंगान पाली से है। सूरीनाम चेरी निम्न में से किसके लिए मूलवृत्त के रूप में प्रयुक्त होती है? सूरीनाम चेरी है किस लिए प्रयुक्त होती है? किसके नाम से मूलवृत्त के रूप से प्रयुक्त होती है? मीठी चेरी, खट्टी चेरी, जामुन या नींबू। इसमें जो है मीठी चेरी के नाम से उपयुक्त होती है। ललित किस फल की उन्नत प्रजाति है? किसके? अमरूद की। पूसा मंजरी किस सब्जी की उन्नतशील प्रजाति है? पूसा मंजरी किसकी है? वह लौकी की। अनार की जालौर बीज रहित प्रजातियों को किस राज्य में उगाने के लिए संस्तुति की गई है? वो की गई है राजस्थान। कैल्शियम किस प्रकार का एक प्रमुख अवयव है? प्रोटीन है, कोशिक भित्ति है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लिक अम्ल है। इसमें सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट।
वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? किसके द्वारा मापा जाता है? पोटोमीटर के द्वारा। स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। पोटेशियम के द्वारा है स्टोमेटा नियंत्रित होते हैं। जड़ों का कौन सा भाग जल तथा खनिज को शोषित करता है? कौन सा भाग है? मूलरोम। जड़ का कौन सा भाग है जल तथा खनिज को शोषित करता है? मूलरोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वचालित वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक है? जो वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला सबसे हानिकारक जो गैस है वह कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापमान क्रम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है वो गेहूं की फसल के लिए उचित तापक्रम होना चाहिए। क्लोरोफिल हरा होता है क्योंकि किस लिए होता है? हरे प्रकाश को प्रेरित करता है या हरे प्रकाश को अवशोषित करता है, हरे प्रकाश को स्थानांतरित करता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो सही आंसर रहेगा इस उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हरे प्रकाश में क्या होते हैं? हरे लवक होते हैं। क्या होते हैं? हरे लवक होते हैं, और जिसके कारण ये क्लोरोफिल हरा होता है। नाइट्रेट आवश्यक किस में मापा जाता है? नाइट्रेट आवश्यक किस में मापा जाता है? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस किस में होती है? किस में होती है? साइटोप्लाज्म में। गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। पौधों में जल की हानि होती है। पौधों में जल की हानि किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा या रंध्र पर्णघोतकों कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से, रंध्रों तथा जल रंध्रों से, या पर्णघोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति तथा जल रंध्रों से, या पर्णघोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति तथा जल रंध्रों से। इसमें सही आंसर ऑप्शन सी, पर्णघोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति तथा जल रंध्रों से पानी की हानि होती है। पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन है। कौन सी हार्मोन है? वो है अवशोषित अम्ल। वाष्पोत्सर्जन किस पौधे भाग में अधिक होता है? किस में होता है जी? शैवाल कोशिकाएं, मृतलीय पौधों में, या मेसोफाइटिक पौधों में, या जलीय पौधों में? इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मेसोफाइटिक पौधों में। निम्न से एक समान प्रकार का कार्य किस में होता है? किस में होता है? इसमें जो सही आंसर ऑप्शन बी, स्टोमेटा एवं लेंटेसिल में जो एक समान प्रकार का कार्य होता है। वाट निरपेक्ष अवसन को किस और नाम से जाना जाता है? वाट निरपेक्ष अवसन को किस नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन ए सही है, ऑक्सीबायोटिक के नाम से।